Hello students, how are you all? Now let us start with the next chapter of statistical techniques, that is curve fitting, or we can also say it as non-linear regression. Now the good news is that this is the last chapter of statistical techniques. After this we will be shifting to numerical method portion, right? Now before starting the chapter, let me discuss with you one important principle, or you can say a theory portion which comes in your exams and which is very important, and you have to do that, and that is the principle of least squares. very important topic. जब भी बेटा कर्व फिटिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये थियोरी आएगी कर्व मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, राइट? सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. लेट अस सपोज वी आर गिवन अ कर्व, एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. कोई एक कर्व है y इक्वल्स टू x की टर्म्स में, लाइक x की कोई भी इक्वेशन है. लेट अस सपोज इक्वेशन इज 2 + 3x - 4x स्क्वायर. कोई भी इस तरह की इक्वेशन है x की टर्म्स में, ठीक है? और आपको पता है इस इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एंड y इज़ डिपेंडेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ x वी कंसिडर, राइट? सो x इंडिपेंडेंट है, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है? हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है? और इस इक्वेशन की अलग अलग x की वैल्यूज़ पर x1, x2 सो ऑन टिल xn, जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो हैं y1, y2 एंड yn. क्लियर हो रहा है? इस इक्वेशन में जब हमने x को x1 पुट किया तो y की वैल्यू आई y1. इस इक्वेशन में जब x को x2 पुट किया तो y की वैल्यू आई y2. इस इक्वेशन में जब x को x3 पुट किया तो y की आई y3 एंड सो ऑन. जब इस इक्वेशन में हमने x को xn पुट किया तो y की वैल्यू आई yn. तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए इक्वेशन में से, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करें, x1 y1 की वैल्यू, x2 y2, x3 y3, ठीक है? तो सपोज करो हमें पॉइंट्स इस तरह मिले, लाइक दिस. अलग अलग पॉइंट्स जब हमने प्लॉट किए तो इस तरह के पॉइंट्स मिले. इसे स्कैटर डायग्राम कहते हैं, ठीक है? पॉइंट्स को हमने जस्ट डॉट से लगा दिया, दैट इज स्कैटर डायग्राम. अब देखो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई कर्व या कोई स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं बनेगी, एक जिगजैग सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बन जाएगी, and that is not a curve, neither it is a curve nor it is a straight line. हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी तरफ से एक कर्व एज्यूम कर लेते हैं जो कि इन पॉइंट्स के बिल्कुल नियरेस्ट है, कोई ऐसी कर्व जो कि इन पॉइंट्स के बिल्कुल क्लोजेस्ट होकर जा रही है, तो उस कर्व को हम कहते हैं कर्व ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है? ये वो कर्व है जो इन पॉइंट्स में सबसे बेस्ट फिट हो रही है, ठीक है? अब देखो द स्कैटर डायग्राम ऑफ द गिवन डेटा इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. इसकी स्कैटर डायग्राम हमें गिवन है पॉइंट्स की. लेट अस ड्रॉ कर्व दैट बेस्ट फिट्स द पॉइंट. ब्लैक लाइन में जो मैंने ड्रॉ की हुई है ये वो कर्व है जो बेस्ट फिट है इन पॉइंट्स में, ठीक है? अब देखो अगर हम xi की कोई भी xi पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट xi वैल्यू पर y की कितनी वैल्यू थी, yi. ये पॉइंट है ना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है? ये पॉइंट का क्या डायमेंशंस हैं, xi yi. यही है ना इस पॉइंट की डायमेंशन, x2 x3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेट अस सपोज कि xi और yi, और कर्व पर xi पर क्या वैल्यू है, f ऑफ xi, बिकॉज हमने कर्व इक्वेशन की बनाई है f ऑफ xi, यानी ओरिजिनल पॉइंट ये वाला है और हमने नियरेस्ट क्या एज्यूम किया, ये वाला xi पॉइंट पर, xi एरिया पर, xi पोजीशन पर हमने y का ओरिजिनल पॉइंट यहाँ आया था और हमने जो कर्व बनाई उसमें xi पर y का पॉइंट यहाँ आया. तो ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एरर है. दिस इज़ yi. ये जो पॉइंट है ये yi का है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये f ऑफ xi का है. yi वो पॉइंट्स जो हमें गिवन थे, f ऑफ xi वो पॉइंट जो बेस्ट फिट कर्व से निकला है. तो ये जो इतना पोर्शन जो है दिस इज़ एन एरर, ये एरर है हमारी, ठीक है? एरर क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट तो ये था लेकिन हमने इसको ये एज्यूम कर लिया ताकि हम बेस्ट फिट कर्व बना सकें, ताकि हम कर्व की फॉर्म दे सकें. दिस इज़ एन एरर.
सो एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, दिस इज वाई आई, दिस इज एफ ऑफ एक्स आई, या एफ ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। आपको पता है एरर का कोई साइन नहीं होता, सिर्फ एरर की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है, एरर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ एन एरर। अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंगली लाइक ये तो मैंने सिर्फ एरर बनाई एक्स आई पॉइंट पर, इसी तरह इस पॉइंट पर देखो एरर कितनी आई। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ओरिजिनल पॉइंट इज़ दिस, और जो कर्व पर आया वो पॉइंट ये है इधर कहीं, ये इधर ओरिजिनल पॉइंट इज़ दिस, जो कर्व पर आया वो इधर है, सो दिस इज़ एन एरर। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ओरिजिनल पॉइंट इज़ दिस, जो कर्व पर आया वो ये, सो दिस इज़ एन एरर। हियर दिस इज़ एन एरर, दिस इज़ एन एरर, सो दिस इज़ एन एरर। सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट अगर हम एरर्स हर पॉइंट पर जो एरर आई है उसको स्क्वायर कर दें और उसका सम ले लें, देन दैट शुड बी मिनिमम, वो कम से कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो कर्व बेस्ट फिट है। ऑफ कोर्स जिस कर्व में ये डिस्टेंस कम से कम होगा वही कर्व बेस्ट फिट कर्व होगी ना, वही कर्व जो है वो पॉइंट्स के पास होगी, ठीक है। सो अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। नाउ एट x इक्वल्स टू एक्स आई, एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पे जो गिवन वैल्यू हमें गिवन थी दैट वाज वाई आई, ये वाली, एंड जो हमने कर्व में कैलकुलेट की है वो है एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वाई आई एंड कैलकुलेटेड वैल्यू एफ ऑफ एक्स आई इज कॉल्ड एन एरर, राइट। सो एरर इज गिवन बाय कोई भी ith पॉइंट पे जो एरर होगी ई आई, दैट इज वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। इसी तरह अगर हम सारे पॉइंट्स पे x1, x2, x3, xn सब पे एरर्स फाइंड करें तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, e1, e2, e3 सो अनटिल en। और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कहता है कि अगर हम सारे एरर्स का स्क्वायर कर लें और उनको सम कर लें, देन दैट सम शुड बी मिनिमम, लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। देखो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस सो अनटिल en स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सिग्मा ई आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 till n, ये इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकती हूँ। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट दिस थिंग शुड बी मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो कर्व बेस्ट फिट कर्व है। लाइक मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमने ये कर्व बनाई, हम कहते हैं कर्व बेस्ट फिट है। सपोज करो मैं ऐसे कोई कर्व बना देती इस तरह, तो वो कर्व देखो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी ज़्यादा दूर है, सो उसमें एरर मिनिमम नहीं होगी। सो वो कर्व बेस्ट फिट कर्व है जिसकी ओरिजिनल पॉइंट से दूरी बहुत कम है, और वो दूरी कैसे फाइंड करते हैं, एरर से। सो जिसका एरर्स का स्क्वायर का सम मिनिमम है, दैट इज द कर्व ऑफ बेस्ट फिट। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्ट, दिस प्रिंसिपल वॉज सजेस्टेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड्रिन मैरी लेजेंड्रे इन द ईयर 1806, ये याद कर लेना, फाइन। Now let us start with the curve fitting portion. कर्व फिटिंग क्या है, कर्व फिटिंग ना जो हमने रिग्रेशन लास्ट चैप्टर में पढ़ी है उसी एक्सटेंशन है कर्व फिटिंग। रिग्रेशन एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमें डेटा गिवन होता है और हमने 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड करनी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। कर्व फिटिंग एक्सटेंशन इस तरह है कि इसमें हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करेंगे, हम कर्व्स की भी बात करेंगे। हम एक्सपोनेंशियल कर्व, पैराबोला, ज्योमेट्रिक कर्व, ठीक है, इन सब की बात करेंगे, राइट। सो कर्व फिटिंग इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा। हमें डेटा गिवन है, हमें x1 y1 की कॉलम्स गिवन है और हम उनकी इक्वेशन फाइंड करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन से ये डेटा निकला है, ठीक है। सो वो नेचुरली वो इक्वेशन रिलेशनशिप शो करेगी x और y। लाइक हमें डेटा गिवन है, x1 का ये वैल्यूज़ हैं, y1 की ये वैल्यूज़ हैं। जब हमने लाइन फाइंड की तो लाइन आई y इक्वल्स टू 2x + 3, so that equation is showing the relationship between x and y, ठीक है। So from this given data we can either find a straight line, या तो हम straight line find कर सकते हैं जिसे linear regression कहते हैं, या हम curve find कर सकते हैं जिसे non linear regression कहते हैं, ठीक है। So इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे, हम सबसे पहले फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे, जो हमने जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, जो हम रिग्रेशन के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब रिग्रेशन के चैप्टर के साथ मैं आपको कंपेयर करवाऊंगी। रिग्रेशन के चैप्टर में जैसे हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड की थी वो टेक्निक थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पर जैसे हम स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे वो टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होगी, बट आप कोई भी टेक्निक यूज़ करोगे आपका आंसर सेम होगा, वो मैं आपको बताऊंगी, राइट।
After fitting the straight line, we'll study fitting a polynomial, then fitting an exponential curve and logarithmic curve. Fitting a hyperbolic curve is not in our syllabus. So let us start with the theory and numerical portion. First of all, fitting a straight line. Now, as I have already told you that this topic you have already studied in regression analysis chapter. तब भी हमें डेटा गिवन होता था और हमें 2 लाइन्स फाइंड करनी होती थी x on y और y on x. इसमें भी यही है, पर तरीका फ़र्क है. देखो कैसे. The numerical is from the given data fit a straight line of the form y on x and x on y. और डेटा is given to us, x values are given and y values are given. तो ऐसा ही होता था ना रिग्रेशन के चैप्टर में भी, राइट. सो इसलिए मैंने आपको हिंट लिखा है. मैंने क्या लिखा है कि वी कैन फाइंड लाइन्स x on y and y on x यूजिंग ईदर द कंसेप्ट्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, यानी या तो हम स्ट्रेट लाइन्स जो हमने फाइंड करनी है y on x एंड x on y, इसको हम जो पिछला चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x on y की स्ट्रेट लाइन की क्या जर्नल इक्वेशन हमने स्टडी की थी, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, एंड y on x की थी y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. यही हमने स्टडी की थी पिछले चैप्टर में. लास्ट चैप्टर में हम x बार निकालते थे, y बार निकालते थे, देन बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स से हम डिसाइड करते थे डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा, राइट. सो या तो वो मेथड यूज़ करके यू कैन फाइंड 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, और वी कैन फाइंड दीज 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी. ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे आंसर आपका सेम आएगा, बिकॉज बोथ मेथड्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन वन अदर, दे आर वन एंड द सेम थिंग, राइट. सिर्फ तरीका अलग अलग है, काम एक ही है. सो मैंने यही लिखा हुआ है कि या तो हम ये वाली इक्वेशंस यूज़ करके, जैसे हमने रिग्रेशन एनालिसिस के चैप्टर में किया था, वैसे हम लाइंस फाइंड करें, या फिर कर्व फिटिंग के चैप्टर के साथ. सो कर्व फिटिंग से कैसे स्ट्रेट लाइंस फाइंड करनी है वो हम स्टडी करेंगे. सो फॉर दिस हम कौन सी x on y और y on x की जर्नल फॉर्म यूज़ करेंगे, हम ये वाली यूज़ नहीं करेंगे इस चैप्टर के लिए. वी विल यूज़ दिस जनरल इक्वेशन दैट x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई. This is the general form of regression line x on y, because regression line means straight line, और straight line की डिग्री हमेशा 1 होती है. तो देखो y की पावर 1 है, राइट. ऐसे ही y on x की जनरल इक्वेशन कौन सी हम यूज़ करेंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. ये चीज़ मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस के चैप्टर में भी थोड़ा सा बताया था. देखो इधर, जब मैंने रिग्रेशन एनालिसिस की आपको थ्योरी करवाई थी तो मैंने ये पोर्शन आपको समझाया था. ये पोर्शन एक्चुअली कर्व फिटिंग के चैप्टर का है. रिग्रेशन एनालिसिस से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कर्व फिटिंग से हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं. सो ये मैं आपको समझा रही हूँ. सो दीज आर द जनरल इक्वेशंस x on y एंड y on x की स्ट्रेट लाइन्स की. ठीक है, अब करना क्या है, हमने इसी तरह मिडिल में लाइन ड्रॉ कर दी. एक तरफ मैं x on y का काम करी जाऊँगी, एक तरफ y on x का, राइट. नाउ द जर्नल फॉर्म इज x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और इसकी जर्नल फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, राइट. अब हमने ना क्या करना है, ये काम ही है समझने वाला मेन. हमने इस जनरल लाइन से नॉर्मल लाइन्स बनानी है, नॉर्मल इक्वेशंस. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ x on y. इससे हमने नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है x on y की. नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आप समझो. पहला पॉइंट, पहली बात ये बताओ या ये देखो कि ये जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसको हम डिग्री कहते हैं. इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री है 1 है ना, पावर y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है. सो व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन. सो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ही 1 है. ठीक है, आपने ना कंफ्यूज नहीं होना. अभी पहला न्यूमेरिकल है तो मैं इसको बहुत एलैबोरेट करके समझा रही हूँ, तो ये नहीं सोचना कि ये बहुत लेंथी सा काम है. जब आपको आ जाएगा, जैसे बाकी चैप्टर्स आपको आ गए हैं, तो जब आपको ये भी आ जाएगा तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा. ठीक है, सो सबसे पहले देखो कि x on y की डिग्री कितनी है. द डिग्री इज़ 1. सो जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी
नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस विल बी मोर देन 1. नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस, अगर इसकी डिग्री 1 है तो कितनी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी? 1 + 1 2. सो 2 नॉर्मल इक्वेशंस होंगी. जब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी ना पैराबोला, उसमें आप देखोगे कि इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, स्क्वायर वाली पावर होगी. तो क्योंकि डिग्री 2 होगी तो नॉर्मल इक्वेशंस कितनी होती हैं? नॉर्मल इक्वेशंस का रूल होता है कि नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस आर इक्वल टू द डिग्री प्लस 1. सो पैराबोला की डिग्री 2 है, सो उसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी? 3. अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है, यानी लाइक द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 + 3y - 5y² + 7y³. अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3. तो अगर इस इक्वेशन की हमें नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ जाएं तो कितनी बनेंगी? 4. तो इतनी बात क्लियर हुई कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है, नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस आर मोर देन 1. सो इस इक्वेशन की डिग्री इज़ 1, सो देयर विल बी 2 नॉर्मल इक्वेशंस. तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई. अब नॉर्मल इक्वेशंस बनानी कैसे हैं? आपने क्या करना है, सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनानी है, आप सभी में सिग्मा लगा दो. सिग्मा, ये मैं समझाने का, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी नॉर्मल इक्वेशंस आपको लर्न करनी पड़नी है, ठीक है. सो मैं एक ईजी तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे लर्न करो. आप क्या करो, पहली नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए सिग्मा लगा दो. तो क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स आ गया. देन सिग्मा ए. सिग्मा ए का क्या मतलब? ए इज़ अ कांस्टेंट, लाइक 2 3 5. ए इज़ अ कांस्टेंट. सिग्मा ए का मतलब कि ए को ही ऐड करी जाओ, a + a. तो इसको हम एन ए लिख सकते हैं, n टाइम्स a, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर सिग्मा लगा दो. b कांस्टेंट है तो y के साथ सिग्मा लगेगा, बिकॉज x और y ही डेटा है ना, टेबल में तो x और y डेटा है ना जिसका हम सिग्मा फाइंड कर सकते हैं. तो हमने x के साथ सिग्मा लगा दिया, a के साथ n लगा दिया, और इधर b बाहर निकल आया और y के साथ सिग्मा लगा दिया. सो पहली नॉर्मल इक्वेशन तो इस तरह बन गई. ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ या जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, ये तरीका नहीं है बनाने का, ये याद करने का तरीका है, ठीक है. और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनानी है, आपने लेफ्ट साइड पर एक्स वाई कंप्लीट करना है, यानी आपने y नया ऐड करना है. इस नॉर्मल इक्वेशन में एक्स वाई बनाने के लिए आप इसमें y ऐड करोगे, y लिखोगे. तो आपने क्या कर दिया, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा y ऐड किया ना, तो यहाँ पे भी सिग्मा y आ गया, और यहाँ पे सिग्मा y के साथ फिर सिग्मा y, तो सिग्मा y². अब ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये मैं मेथड नहीं बता रही आपको, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, इजी वे कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो. बाकी नॉर्मल इक्वेशंस को आपको याद करना है, चाहे जैसे मर्जी याद करो, ठीक है. सो दीज आर द 2 नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस जर्नल फॉर्म. अब करना क्या है, बहुत सिंपल है. नॉर्मल इक्वेशंस हमें आती हैं, हमने इस एक्स और वाई की दोनों नॉर्मल इक्वेशंस लिख ली. अब नॉर्मल इक्वेशंस में जो जो चाहिए हम टेबल से फाइंड करेंगे. हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड सिग्मा एक्स, वी नीड n इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, वी नीड सिग्मा वाई, वी नीड सिग्मा एक्स वाई, वी नीड सिग्मा वाई, ये सेम है, वी नीड सिग्मा y², ठीक है. ऐसे ही अगर मैं y और x की बात करूँ, द जर्नल फॉर्म इज़ y इक्वल्स टू a + bx. इसकी नॉर्मल इक्वेशन सिग्मा y इक्वल्स टू na + b सिग्मा x, दिस वन, एंड सिग्मा एक्स वाई a इक्वल्स टू a सिग्मा x + b सिग्मा x². सो दीज आर 2 नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसमें हमें क्या चाहिए, वी नीड सिग्मा y, वी नीड n, वी नीड सिग्मा x, वी नीड सिग्मा एक्स वाई, वी नीड सिग्मा x, वी नीड सिग्मा x². सो ये सब चीज़ें हम टेबल में से निकाल लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ द टेबल, कंस्ट्रक्ट द टेबल. हमें x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं मैंने ऐसा कॉपी कर ली, 2 4 6 8 10. y की वैल्यूज़ भी कॉपी कर ली, 5 7 9 8 11, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस व्हाट वी नीड सिग्मा x. सो सिग्मा x कैलकुलेट कर लिया, दैट कम्स टू बी 30. वी नीड n आर नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है. सिग्मा y चाहिए, तो सिग्मा y यहाँ से 40 निकाल लिया. सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो x इंटू वाई की पहले कॉलम बनाई, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 9 54. एक्स वाई की कॉलम बनाई, उसका सिग्मा ले लिया, 266 आ गया. देन वी नीड सिग्मा वाई, वो ऑलरेडी हमारे पास है 40. वी नीड सिग्मा y², तो हमने y की कॉलम का स्क्वायर कर लिया, 5 5 25, 7 7 49, 9 9 81, और इसका सिग्मा ले लिया 340 आ गया. अब हमने क्या किया, हमने टेबल में से वैल्यूज़ पुट कर दी. सी हाउ, सिग्मा x 30 इक्वल्स टू n इज़ 5a प्लस सिग्मा y इज़ 40b, राइट. सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इज़ 266 इक्वल्स टू सिग्मा y a 40a इक्वल्स टू
वाई स्क्वेयर बी, सिग्मा वाई स्क्वेयर बी 340 बी। सो हमने वैल्यूज़ पुट की। अब करना क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। व्हाट डज दैट मीन, वी हैव टू इक्वेशंस और दोनों इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसा भी मेथड आपको ईजी लगता है टू इक्वेशंस को सॉल्व करने का, आप सबको आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने पहली इक्वेशन पकड़ी, इसमें से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। कैसे, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले गई, ए को एक तरफ रहने दिया। कैसे किया मैंने, मैं 40 बी को इधर ले आई तो बन गया 30 माइनस 40 बी इक्वल्स टू 5 है। 5 को नीचे ले आई तो 30/5 माइनस 40/5 बी, दैट इज़ 6 माइनस 8 बी। तो मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली फर्स्ट इक्वेशन से। अब मैं क्या करूँगी, मैं उस ए की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी ताकि मेरी सारी इक्वेशन बी की टर्म्स में आ जाए और मैं बी की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। सो आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो सेकंड इक्वेशन मेरी थी 266 इक्वल्स टू 40a प्लस 340b। इसमें मैंने a की वैल्यू क्या डाल दी, 6 माइनस 8b डाल दी। ठीक है, मैंने इसको खोला, b को इकट्ठा सॉल्व किया, जो b के बिना है उनको अलग सॉल्व किया। तो ऐसे करते करते मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1.3। ठीक है, अब इस 1.3 वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया फिर से, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4.4। ठीक है, तो इस तरह कर्व फिटिंग में हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब मैं आपको y ऑन x की भी बता देती हूँ, एक तरह से रेपिटेशन हो जाएगी, आपको दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, दीज वर द नॉर्मल इक्वेशंस, राइट। तो मैंने टेबल में से वैल्यूज़ पुट की, आप देख लेना। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे पास b आ गया 0.65 एंड b इसमें डाला तो मेरे पास a आ गया 4.1। ठीक है, अब मैंने लाइंस कैसे बनानी है, मैंने क्या करना है, मैंने ये जो है ना मेरे पास ये जो नॉर्मल जर्नल इक्वेशन थी, इसमें मैंने जस्ट a और b की वैल्यूज़ डाल देनी है। तो मेरी x ऑन y की लाइन आ जाएगी, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल्स टू a इज़ -4.4 प्लस 1.3 वाई। सी, मैंने वैल्यूज़ डाल दी a और b की, तो बन गया x इक्वल्स टू -4.4 प्लस 1.3 वाई। इसी तरह y ऑन x की लाइन कैसे बनानी है, जो y ऑन x की जर्नल इक्वेशन है उसमें a और b की वैल्यूज़ डाल देनी है जो हमने निकाल ली है। सो y ऑन x की जर्नल इक्वेशन बनेगी। सो हमारे पास x ऑन y भी आ गया, y ऑन x भी आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। यही हमें पूछा गया था कि वी हैव टू फाइंड टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। नाउ मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर इस न्यूमेरिकल को आप रिग्रेशन एनालिसिस के मेथड से निकालते x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तब भी यही लाइंस आती, राइट। तो कर्व फिटिंग में आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल इक्वेशन यूज़ की, जर्नल इक्वेशन यूज़ की, उससे नॉर्मल इक्वेशंस निकाल ली, नॉर्मल इक्वेशंस में टेबल से वैल्यूज़ डाल दी और कांस्टेंट्स निकाल लिए और कांस्टेंट्स को फिर से जर्नल इक्वेशन में डाल दिया। बात समझ आई? मेरी इस लाइन को दोबारा सुनो जो मैंने अभी बोल ली है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिटिंग अ पॉलिनोमियल, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कोई भी एक इक्वेशन है जो डिग्री 1 की नहीं है, मोर देन डिग्री 1 की है। वो डिग्री 2 की भी हो सकती है, डिग्री 3 की भी हो सकती है, 4 की भी, एंड सो ऑन। बट हमारे सिलेबस में हम मैक्सिमम डिग्री 2 तक की इक्वेशन आ सकती है। सो लेट अस डिस्कस नाउ। पॉलिनोमियल्स भी दो तरह के, एक्स ऑन वाई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वाई ऑन एक्स भी। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, x इक्वल्स टू, अगर x ऑन y है देन x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वेयर। स्ट्रेट लाइन की जब बात करते थे तो यहाँ तक होता था a प्लस बी वाई, यहाँ पे सी वाई स्क्वेयर भी आ गया। और अगर y ऑन x की बात करो देन जनरल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। सो अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज़ 2। सो इट मीन्स इसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी, 2 + 1 3। सो इस इक्वेशन की 3 नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। कैसे? सो मेन बात ही यही होती है कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो इजी है। सो समझा, मैं आपको याद करने का फिर से एक बात बोल रही हूँ कि मैं याद करने का मेथड बता रही हूँ आपको, राइट। तो कैसे आप याद करो कि जो आपकी जर्नल इक्वेशन है, सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए तो आप सिग्मा लगा दो। तो सिग्मा एक्स, ए के साथ सिग्मा लग नहीं सकता बिकॉज ए इज़ कांस्टेंट, तो इसके साथ हमने एन लगा दिया। बी सिग्मा वाई,
प्लस सी सिग्मा वाई स्क्वेयर, बिकॉज एक्स और वाई डेटा है, इसको ही हम सम कर सकते हैं, राइट। सो पहली नॉर्मल इक्वेशन तो ऐसे बन गई। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, हमने वाई ऐड कर देना है। सो सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई, बी सिग्मा वाई स्क्वेयर, सी सिग्मा वाई क्यूब, एंड थर्ड नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए भी वाई ऐड कर देना है, वाई लगा देना है। सो एक्स वाई था तो एक्स वाई स्क्वेयर हो गया, इधर वाई था तो वाई स्क्वेयर हो गया, वाई क्यूब हो गया, वाई की पावर 4, बिकॉज इसकी डिग्री 2 थी। सो 3 नॉर्मल इक्वेशन। सो दिस इज हाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पॉलिनोमियल एक्स ऑन वाई। और अगर हम वाई ऑन एक्स की बात करें तो सेम सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट वाला। सेकेंड एक्स को लगा दो, एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स, बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सी एक्स क्यूब, फिर से एक्स लगा दो तो एक्स स्क्वेयर वाई बन गया, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स 4, राइट। सो दीज आर द 3 नॉर्मल इक्वेशंस फॉर दिस जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल वाई ऑन एक्स। अब करना क्या है हमने, अब नॉर्मल इक्वेशंस आ गई, हमारे पास डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, टेबल में से बस वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड एनी हाउ वील फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, बिकॉज हमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। ये तो मैंने जस्ट समझाया आपको, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। फिट अ पैराबोलिक ट्रेंड, पैराबोलिक ट्रेंड मीन्स यू हैव टू फिट अ पैराबोला और पॉलिनोमियल। वाई ऑन एक्स का पूछा है इसने, एक्स ऑन वाई का नहीं निकालना, वाई ऑन एक्स का पूछा है। एंड फाइंड ट्रेंड वैल्यूज़ ऑल्सो। ट्रेंड वैल्यूज़ क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। हमें डेटा गिवन है और हमें कहा गया वाई ऑन एक्स का पॉलिनोमियल फिट करना है। सो वाई ऑन एक्स का पैराबोला या पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस पहले सिग्मा लगा दो, सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वेयर, पहली वाली बन गई। फिर x लगा दिया तो एक्स वाई, एक्स लग गया सिग्मा एक्स स्क्वेयर लग गया और सिग्मा एक्स क्यूब लग गया। एंड फिर से x लगा दिया तो सिग्मा एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स रेज़्ड टू पावर 4। सो अगर हम देखें हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, तो मैंने पहले टेबल बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड y की वैल्यूज़ भी नोट डाउन कर ली। नाउ आई विल सी कि मुझे क्या क्या चाहिए नॉर्मल इक्वेशंस में से। मुझे सबसे पहले चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सिग्मा वाई। सो सिग्मा वाई मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगी, 109 आ गया। देन आई नीड एन, एन इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, दे आर 7। देन सिग्मा एक्स यहाँ से आ जाएगा, दैट कम्स टू बी 28। देन आई नीड सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सो इट मीन्स मुझे एक्स स्क्वेयर की कॉलम बनानी पड़ेगी। तो मुझे x से एक्स स्क्वेयर की कॉलम बनाई मैंने, 1 1 1 2 2 की स्क्वेयर 4 3 स्क्वेयर 9 4 स्क्वेयर 16 सो ऑन, और उसका सिग्मा ले लिया 140 आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए आई नीड सिग्मा एक्स वाई। सो मैंने एक्स वाई की कॉलम बनाई, x इंटू वाई, 1 इंटू 6 6, 2 13 26, 3 18 54। तो मैंने इस तरह बना लिया और मैंने सिग्मा एक्स वाई बना लिया, कैलकुलेट कर लिया, दैट कम्स टू बी 472। वॉट एल्स आई नीड सिग्मा एक्स, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। आई नीड सिग्मा एक्स स्क्वेयर, वो भी कैलकुलेट कर लिया मैंने। आई नीड सिग्मा एक्स क्यूब, सो इट मीन्स मुझे एक्स क्यूब की कॉलम भी चाहिए, तो एक्स से मैंने एक्स क्यूब की कॉलम निकाल ली। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और इसका सम ले लिया। देन आई नीड एक्स स्क्वेयर वाई, यानी एक्स स्क्वेयर और वाई का प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का। 6 1 6, 13 इंटू 4 52, 18 इंटू 9 162। तो इस तरह मैंने इसको भी बना लिया और इसका सिग्मा ले लिया। देन व्हाट एल्स आई नीड सिग्मा एक्स स्क्वेयर, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा एक्स क्यूब भी निकाल चुके हैं। नाउ आई नीड एक्स की पावर 4 ऑल्सो। सो मैंने एक और कॉलम बनाई एक्स की पावर 4 वाली। सो करना क्या है, मेन चीज़ है कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, बाकी तो आपने टेबल में से वैल्यूज़ निकाल के उनको पुट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल में से जो वैल्यूज़ आई हैं उनको नॉर्मल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी सिग्मा वाई की जगह 109 लिख लेंगे, एन की जगह 7, सिग्मा एक्स की जगह हम लिख लेंगे 28, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 140 एंड सो ऑन। सो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी और 3 अननोन वेरिएबल्स उसमें होंगे, ए बी और सी, तीनों में ए बी सी होंगे। इन तीनों को सॉल्व करना है ताकि ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना बेटा हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं और वो मेथड्स मैंने आपको न्यूमेरिकल मेथड के पोर्शन में डिस्कस करने हैं।
न्यूमेरिकल मेथड के पोर्शन का सेकेंड चैप्टर जो होगा, जो मैं आपको करवाऊंगी, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब हम वो चैप्टर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3, 4, 5 अगर हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उतने ही अननोन वेरिएबल्स हैं, लाइक अगर हमें 3 इक्वेशंस गिवन है और 3 ही अननोन वेरिएबल्स भी हैं, तो कैसे सॉल्व करना है। तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3 मेथड्स। The name of those methods are, first method is Gauss elimination, second method is Gauss-Jordan, and third method is Gauss-Seidel. And these are very important methods, वो हम numerical method के portion में करेंगे। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपने उन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड जो आपको ईजी लगता हो उससे आपने सॉल्व करनी है ए बी सी की वैल्यूज़। पुट वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल इन द इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो जनरल इक्वेशन थे उसको 1 नंबर दे दिया और नॉर्मल इक्वेशंस को सेकेंड, थर्ड, 4 नंबर दे दिया। एंड सॉल्व द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी यूजिंग ईदर गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन, और एक गॉस सीडल भी होता है, लेकिन आप एलिमिनेशन और जॉर्डन में से ही कोई एक यूज़ करो। So now I'll give you the introduction of Gauss elimination method. Okay? अब मैं आपको थोड़ा सा Gauss elimination method के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ करते हैं टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही अननोन वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी, बिकॉज बाकी चीज़ें तो हम टेबल में से निकाल लेंगे। वी विल राइट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई एन, सिग्मा एक्स, एक्स स्क्वेयर, क्यूब स्क्वेयर, सिग्मा एक्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब एंड एक्स 4। इन सब की वैल्यूज़ तो हम टेबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन में क्या रह जाएगा, ए, बी एंड सी रह जाएंगे। सो इट मीन्स हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और हमें 3 अननोन वेरिएबल्स ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो मैं अब आपको गॉस एलिमिनेशन की इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। मुझे देनी पड़ेगी बिकॉज उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन इक्वेशंस को दोबारा लिख दिया हेयर, ठीक है। मैंने वो इक्वेशंस को दोबारा लिख दिया और टेबल में से वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, ठीक है। टेबल में वैल्यूज़ क्या थी, सी सिग्मा वाई इज 28, तो सिग्मा वाई इज 109, सिग्मा वाई की जगह मैं 109 लगा दूंगी। ए इज 7, सिग्मा एक्स इज 28, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 140। तो इस तरह मैंने सारी वैल्यूज जो है इक्वेशंस में पुट कर दी हैं, ठीक है। 109 इक्वल्स टू, मैंने इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है, और हमें ए बी सी 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, यही हमारा टारगेट है, राइट। तो अब मैं आपको गॉस एलिमिनेशन समझाती हूँ कि गॉस एलिमिनेशन से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को हम नेचुरली रिपीट करेंगे जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स का सेकेंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने गॉस एलिमिनेशन में ना कुछ फॉर्मूलाज बनाने होते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ए को x1 मान लूँगी, बी को x2 मान लूँगी, सी को x3 मान लूँगी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं आप फॉर्मूला बनाऊंगी ना तो ये 1, 2, 3 जो है ना, ये मुझे काम आएंगे फॉर्मूला प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि हमने ए को x1 लिख लिया, बी को x2 लिख लिया एंड सी को x3 लिख लिया। सो मैंने इक्वेशन को दोबारा लिखा, 7x1, ठीक है, हेयर प्लस 28x2 प्लस 140x3 इक्वल्स टू 109। जो इक्वल्स टू वाला पार्ट है वो मैंने इस साइड लिख दिया, इक्वेशन को उल्टा कर दिया, ठीक है। Then 28x1, 140x2, 784x3 equals to 472, right? From the second equation. Third equation, 140x1, 784x2 and 4676x3 equals to 2374. Clear हुआ मैंने क्या किया? और मैंने इन तीनों equations को rows कह दिया, R1, R2, R3. This is row number 1, this is row number 2 and this is row number 3. मैंने इनको मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ही मैंने ऊपर क्या लिखा है, A1, 2, ये मैं बाद में समझाती हूँ आपको, ठीक है। मैंने तीनों इक्वेशंस को लिख दिया एंड दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3। अब गॉस एलिमिनेशन में बेटा क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ट्राइंगुलराइजेशन। पहले हम ट्राइंगुलराइजेशन वाला सारा पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इज नोन एज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्राइंगुलराइजेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन।
अब ट्रायंगुलराइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं आपको हल्का सा पहले इंट्रोड्यूस करूंगी कि ट्रायंगुलराइजेशन में हमने करना क्या है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो लास्ट इक्वेशन है R3, इसमें x1 और x2 को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, 0 0 कर देते हैं, सिर्फ x3 रह जाएगा। सेकेंड लास्ट इक्वेशन में x1 को गायब कर देते हैं, यानी कि इस तरह कुछ। सेकेंड इक्वेशन में x1 नहीं है, x2 है, x3 है। फर्स्ट इक्वेशन में x1 x2 x3 तीनों है, एंड थर्ड इक्वेशन में सिर्फ x3 है। कुछ ऐसा हम करते हैं कि थर्ड इक्वेशन में सिर्फ x3 रह जाए, सेकेंड इक्वेशन में x2 x3 रह जाए, एंड फर्स्ट इक्वेशन में तीनों रह जाए। तो एक ट्राइंगल सा नहीं बन गया, जैसे एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई ना ऐसे। अगर मैं इसको पेन से मार्क करूं तो देखो, मुझे ये चीज़ें चाहिए और इन चीज़ों को मैं एलिमिनेट करती हूँ, इन चीज़ों को मुझे एलिमिनेट करना है, इन चीज़ों को। तो देखो एक ट्राइंगल सी फॉर्म नहीं बन गई। सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज नोन एज ट्राइंगुलराइजेशन। ट्राइंगुलराइजेशन करने के बाद आप देखोगे इस तरह इक्वेशंस रह जाएंगी, ठीक है। तो हमने सपोज कर ट्राइंगुलराइजेशन कर दिया, ठीक है। लास्ट इक्वेशन में सिर्फ x3 रह गया, तो हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ना, x3 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। x3 को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 आ जाएगा, x2 x3 को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x1 आ जाएगा। वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ी सी क्लियर हुई कि ट्राइंगुलराइजेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट ट्राइंगुलराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1। R1 के बाद जितनी इक्वेशंस हैं, R1 के बाद कितनी इक्वेशंस हैं, R2 एंड R3 दो ही हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से हमने x1 को एलिमिनेट करना है, ये x1 को एलिमिनेट करना है ऐसे, ठीक है। सो पहला स्टेप ये है टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1। x1 को करना है तो R1 के बाद वाली इक्वेशंस में, x2 को करेंगे तो R2 के बाद वाली इक्वेशंस में, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R1, दैट इज फ्रॉम R2 एंड R3। R1 के बाद तो दो इक्वेशंस है R2 एंड R3, तो इन दोनों में से हमने x1 को एलिमिनेट करना है, इस तरह 0 0 कर देना है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, एंड सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम करेंगे टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3, ठीक है। तो हमारा जो मेन स्टेप है फर्स्ट वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। नाउ टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, क्लियर हुआ ना। टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2 फर्स्ट सब स्टेप, एंड सेकेंड सब स्टेप टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3, ठीक है। अब हमने करना है टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, जो मैंने आपको कहा था ना हमें x1 x2 x3 चाहिए क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला बनता है कि हमने देखो कौन सी इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, R2 में से, तो पहले हमने R2 लिख दिया, ठीक है। क्या एलिमिनेट करना है, x1, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के ना R1 लिख दिया। मैंने क्या लिखा, मैं इधर रफ सा लिख देती हूँ। मैंने पहले R2 लिखा बिकॉज मैंने R2 में से एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है, x1, तो मैंने R1 लिख दिया। जब x2 करना होता तो R2 लिख देती है, x3 करना होता तो R3 लिख देती है। बीच में डाल दिया माइनस का साइन R2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखना है a डिवाइडेड बाय a की सब्सक्रिप्ट कौन सी है, 2 1, ऐसे सीक्वेंस है ना, पहले 2 है फिर 1 है, तो a 2 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 1, तो a 1 1। पहले फॉर्मूले को टाइम लगेगा समझने में, बाकी फॉर्मूलाज फिर इजीली समझ आ जाएंगे। क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, इतना क्लियर हुआ ना कि फर्स्ट स्टेप ऐसा क्यों आया। मैंने x1 को पहले एलिमिनेट करना है R2 और R3 में से, ताकि इतना हिस्सा एलिमिनेट हो जाए। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, अगले स्टेप में मैं x2 को R3 में से एलिमिनेट करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप ये बनाया कि x1 को एलिमिनेट करना है फ्रॉम R2 एंड R3। तो इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि x1 को एलिमिनेट करना है R2 में से एंड x1 को एलिमिनेट करना है R3 में से। सो टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, और अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R3। तो ये करने से हमारा ये जो मेन स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने अब आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है, कैसे बनाते हैं। हमने किस में से एलिमिनेट करना है, R2 में से, तो R2 लिख दिया। एलिमिनेट क्या करना है, x1, तो R1 लिख दिया।
फिर R2 के साथ माइनस डालना है, हमेशा ऐसे माइनस डालना है, और A बाय A कौन सा लिखना है, 2 1, 2 1 की सीक्वेंस है ना, तो ऊपर 2 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो ये है ये 2 टाइम्स आ जाएगा 1 1। चलो एक और फॉर्मूला बनाना सीखो। अभी मैंने आगे कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अब जब मुझे x1 को एलिमिनेट करना है R3 में से, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बनाऊंगी, कहां से एलिमिनेट करना है, R3 में से, सो आई विल राइट डाउन R3। एलिमिनेट क्या करना है, x1, सो आई विल राइट डाउन R1, ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन डाल दूंगी, और a बाय a, और न्यूमरेटर में क्या लिखूंगी, सीक्वेंसेस 3 1 3 1, सो आई विल राइट 3 1, एंड व्हाट इज दिस 1, सो इसको 2 टाइम्स लिख दूंगी डिनोमिनेटर में 1 1, सो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे जाके एक स्टेप आएगा टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3, ठीक है, ये जब स्टेप आएगा, ये स्टेप क्या है एक बार देखो, क्यों आया ये स्टेप, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3, हमने करना है ना एलिमिनेट x2 को R3 में से। तो जब ये स्टेप आएगा तो इसका भी फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, कहां से एलिमिनेट करना है, R3 में से, सो R3 लिख दिया, क्या एलिमिनेट करना है, x2, सो R2 लिख दिया, R3 के साथ माइनस लगा दिया, a ओवर a, व्हाट इज द सीक्वेंस 3 2, तो ऊपर 3 2 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, तो 2 टाइम्स 2 लिख दिया 2 2। शायद अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो फॉर्मूला कैसे बनाना है। फिर मैं दोबारा करवाऊंगी आपको गॉस एलिमिनेशन, क्योंकि हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे पैराबोला के, तो दोनों न्यूमेरिकल्स का मैं गॉस एलिमिनेशन करवाने वाली हूँ आपको, ठीक है। चलो अब हम वापस आते हैं, हम यहाँ पर थे टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम R2, सबसे पहले हमने इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब इस टर्म को गायब करवा देना है, जीरो करवा देना है। कैसे, फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया, अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले R2 लिख देंगे, व्हाट इज R2, 28x1 140x2 प्लस 784x3 लिख दिया हमने। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, R2 की लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी, देखो ध्यान से। फिर माइनस का साइन डाल लिया यहाँ पे। फिर A21, अब देखो ये क्या है, A, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, हम इसको ना लेबलिंग देते हैं, दिस इज A11, दिस इज A12, A13, A14, बिकॉज ये फर्स्ट रो है और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रो A11, A12, A13, A14, then second row 21, 22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। सो इस तरह हमने लेबलिंग देनी है। पहले न्यूमेरिकल में मैं लेबलिंग आपको करवाऊंगी, उसके बाद लेबलिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। सो व्हाट वी नीड A21, यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का कॉन्स्टेंट। सो दिस इज सेकेंड रो, इसकी फर्स्ट कॉलम ये वाली। सो व्हाट इज A21, A21 इज 28 डिवाइडेड बाय A11, A11 इज 7, ठीक है। तो ये भी चीज लिख दी हमने यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने R1 लिख देनी है, R1 इज 7x1 28x2 140x3 लिख दिया। देन राइट हैंड साइड्स पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, इक्वल्स टू, तो राइट हैंड साइड्स में R2, व्हाट इज R2, दैट इज 472, R2 की राइट हैंड साइड इज 472 लिख दिया, माइनस डाल दिया, A21 बाय A11 तो उतने ही रहेंगे, A21 इज 28, A11 इज 7, वो तो वही रहेंगे, एंड R1 की राइट हैंड साइड, R1 की कितनी है 109, एंड 109 लगा दिया, ठीक है। सो अब हमने सॉल्व करना है, मैंने ब्रैकेट्स खोल दी। सो क्या आ गया, 28x1 140x2 784x3 माइनस, देखो 7 7 कट गए, तो क्या आ गया 28x1, ठीक है। उसके बाद कटिंग करनी है करो, क्योंकि यहाँ पे तो 7 और 28 कट रहे हैं फिर से, यहाँ तो आप यहीं काट दो, 7 और 28 को काट के 4 कर दो, ठीक है। जैसे भी आपने ब्रैकेट्स खोलनी है, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दिया। अब देखो 28x1 माइनस 28x1 कट गए, ये जरूर कटेंगे, देखो x1 गायब हो गया, अब पूरी इक्वेशन में x1 है ही नहीं, क्योंकि जो था वो कट गया। तो यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा पर्पस था कि हमने x1 को R2 में से गायब करना है, ठीक है। तो x1 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जितने भी x2s हैं इनको आपस में सॉल्व करते हैं, x3s को आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, और ये किसकी इक्वेशन है, ये R2 की है, जिसमें हमने x1 को एलिमिनेट कर दिया है। जो हमारा टारगेट था, हमने अचीव कर लिया टारगेट कि हमने x1 को एलिमिनेट कर दिया R2 में से,
कैसे एलिमिनेट हुआ? ये फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमने x1 को R3 में से एलिमिनेट करना है, यही करना है ना। तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, R3 में से करना है तो R3 लिख दिया। क्या एलिमिनेट करना है, x1, तो R1 लिख दिया, माइनस डाल दिया। न्यूमरेटर की सीक्वेंस क्या बनेगी, 3 1 डिवाइडेड बाय a 1 1, ठीक है। चलो वैल्यूज डालते हैं। सो मुझे दोनों पेजेस को साथ में आपको शो करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले R3 डाला, ठीक है। R3 इक्वेशन लिखी। व्हाट इज R3? 140x1 784x2 4676x3 लिख दिया R3 सारी। माइनस माइनस डाल दिया। A31 थर्ड रो का पहली कॉलम का कांस्टेंट दैट इज 140। A31 इज 140, सो 140 लिख दिया डिवाइडेड बाय A11। A11 इज 7, तो 7 लिख दिया, ठीक है। एंड R1, फिर हमने R1 रो भी लिख दी। R1 रो कौन सी है, 7x1 28x2 140x3। माइनस प्लस का ध्यान बहुत अच्छे से देना है, कैलकुलेशंस का ध्यान ही बहुत अच्छे से देना है। 7x1 28x2 140x3, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड्स पे भी फॉर्मूला लगाया। राइट हैंड साइड R3 की कितनी है, 2374 लिख दी, माइनस A31 बाई 11 सेम है 140 बाई 7। और R1 की राइट हैंड साइड इज 109, ये भी लिख दी, ठीक है। ब्रैकेट्स खोल ली, ये ब्रैकेट्स भी ओपन की, ये वाली भी ओपन की। होगा क्या, x1 कट जाएगा। तो अब देखो इस इक्वेशन में x1 है ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज फॉर्मूला ही ऐसा तैयार किया होता है हमने। तो x1 देखो एलिमिनेट हो गया ना। अब 784x2 माइनस 560x2, x2 को साथ में सॉल्व कर लो। 784 माइनस 560 224x2, ठीक है। x3 को अलग सॉल्व कर लो। 7646x3 माइनस 2800x3, तो ये इतना बन गया। और राइट हैंड साइड 194। ये हमारी नई R3 बन गई, जिसमें हमने x1 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा मेन स्टेप ओवर हो गया कि हमने x1 को R2 में से भी एलिमिनेट कर दिया एंड R3 में से भी एलिमिनेट कर दिया। हमने स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये चीज हटा दी। अब हमने क्या रह गया, आप सोचो। अब हमने R3 में से x2 को हटाना है, तभी तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बात, अब हमने मेन स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। जब भी मेन स्टेप हमारा कंप्लीट होगा, हम इक्वेशंस को दोबारा से लिखेंगे, नई इक्वेशंस को लिखेंगे। वील राइट नाउ न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। अब देखो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बिकॉज R1 तो पूरी की पूरी है, इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं किया। तो R1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, 7x1 28x2 140x3 इक्वल्स टू 109। R2 कौन सी लिखी, R2 मैंने न्यू वाली लिखी, जो न्यू वाली आई थी, कौन सी, ये वाली 28x2 224x3। और x2 को x2 के नीचे लिखा, x3 को x3, x1 के नीचे कुछ नहीं लिखा बिकॉज एलिमिनेट हो चुका है, इक्वल्स टू 36। एंड R3 भी नई वाली लिख दी, 224x2 1876x3 194। इसके नीचे भी x1 की जगह खाली छोड़ दिया। सो कुछ काम तो किया ना हमने ट्राइंगल बन रहा है ना हमारा, इतना हिस्सा हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करना है, हमने इसको एलिमिनेट करना है x2 की टर्म को R3 में से। सो स्टेप 2 इज टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R2। R2 के बाद जितनी इक्वेशंस हैं उनमें से x2 को एलिमिनेट करना है। तो R2 के बाद तो एक ही इक्वेशन R3, तो हमने R3 में से x2 को एलिमिनेट करना है। तो इसमें एक ही सब स्टेप है, टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम R3। अब फॉर्मूला कैसे बनाया, R3 में से करना है, R3 लिख दिया, x2 करना है एलिमिनेट, R2 लिख दिया, माइनस लगा दिया। सीक्वेंस इज A32 बाय A22, वैल्यूज पुट करो। नाउ R3 कितनी है, R3 इज 224x2 प्लस 1876x3, ठीक है। हमने R3 लिख दी। नाउ A32, दिस इज A310, A32 इज 224, ठीक है। A21 is 0, A22 is 28 एंड R2 की इक्वेशन लिख दी, 28x2 224x3 लिख दी। सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड का कर लिया, अब राइट हैंड साइड पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। R3 की राइट हैंड साइड 194 लिख दी, माइनस A32 बाई A22 वो सेम रहेगा, एंड R2 की राइट हैंड साइड 36 लिख दी। अब बस सॉल्व करना है, आपने ब्रैकेट्स को खोल के इन सबको काट कूट के सॉल्व करना है। तो आप देखो क्या होगा, अल्टीमेटली x2 और x2 कट जाएंगे,
224x2 माइनस 224x2 कट जाएंगे, ये कटने चाहिए, अगर ये नहीं कटे इट मीन्स कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो 1876 माइनस 1792 हमने सॉल्व कर लिया, x3 इसको मीन सॉल्व कर लिया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सॉल्व किया, इट कम्स टू बी -94। सो इक्वेशन को हमने लिख लिया, इक्वेशन आ गई हमारी 84x3 इक्वल्स टू -94। बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुननी है आपने, क्योंकि ये सारा मैथ्स का काम है, टोटली कैलकुलेशंस है। कोई भी एक कैलकुलेशन करने के बाद आपने उसी टाइम उसको दोबारा करना है, चेक करना है कि जो मैंने स्टेप ऊपर किया है क्या वो ठीक किया है, अगर वो ठीक है फिर अगला स्टेप प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हुआ क्या था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं वैसे हमेशा कैलकुलेशंस को 2 बार चेक करती हूँ, बट शायद बीच में नहीं की होगी, तो मैंने क्या किया था, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस ले लिया था। बाद में मैंने देखा आंसर क्यों नहीं आ रहा, फिर मैंने नोट किया कि मुझे यहाँ पे प्लस लेना था, तो उसके कारण सारा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी कटिंग हो गई। सो मैं आपको समझा रही हूँ कि हर कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करना है, क्योंकि आपके फिर आंसर नहीं आना तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलने, ठीक है। सो ये हमारी न्यू R3 आ गई, जिसमें हमने x2 को एलिमिनेट कर दिया। देखो x1 को तो हमने R3 में से यहीं पे एलिमिनेट कर दिया था, x2 को भी कर दिया, तो अब R3 में से सिर्फ x3 ही रह गया, ठीक है। सो x3 की टर्म रह गई। सो अब क्योंकि हमारा मेन स्टेप खत्म हो गया, मेन स्टेप कि हमने x2 को R3 में से एलिमिनेट करना था, वो स्टेप हमने कर लिया, और जब भी मेन स्टेप खत्म होता है मैंने आपको बताया तो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दोबारा लिखते हैं। अब R1 तो यही रहेगी बिकॉज R1 में कोई चेंजेस नहीं किए, R2 भी यही रहेगी बिकॉज हमने R2 में भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, R3 जो है वो न्यू लिखेंगे, ठीक है। सो देखो R1 R2 मैंने यही लिख दी, ठीक है, और R3 मैंने कौन सी लिख दी, जो नहीं आई है मेरे पास, देखो बन गया ट्राइंगल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्राइंगुलराइजेशन, ठीक है। ट्राइंगुलराइजेशन के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, देखो आपको सीधा दिख रहा है कि हम R3 को लेते हैं, R3 में से देखो x3 सीधा निकल आएगा, कैसे, -94/84 निकल आया x3, और x3 क्या था, c, हमने c को x3 ज्यूम किया था ना, तो हमारा c कितना निकल आया, c कम्स टू बी -1.119, फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x3 को R2 में डालेंगे तो हमारा x2 निकल आएगा। हमने x3 को R2 में डाला, यहाँ पे डाला 224 x3, 224 इंटू R3, तो x2 निकल आया। x2 क्या है, b, x2 को हमने b को हमने x2 सपोज किया था ना, तो x2 b निकल आया इतना। अब x3 और x2 दोनों को हम R1 में डालेंगे, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास x1 भी आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद x1, जो इसको हमने a कहा था, a को हमने x1 कहा था ना, तो वो इतना आया। सो वी गेट a इक्वल्स टू -3.013, b इक्वल्स टू 10.24 एंड c कम्स टू बी -1.119, ठीक है। तो इस तरह हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली। अब देखो हम वापस अपने सम पर आते हैं, हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग फिटिंग द पैराबोला, उस पर वापस आते हैं, देखते हैं, यही वैल्यूज थी। सो देखो यही वैल्यूज है ना, a कम्स टू बी -3.013, फाइन, b इज 10.24, c इज -1.119, सो 10.24 -1.119। सो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आई, और ए बी सी आ गए। तो हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाए तो हमने उन कॉन्स्टेंट्स को जर्नल इक्वेशन में लगा देना होता है, जस्ट इतना काम। जर्नल इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो इसमें हमने वैल्यूज डाल दी ए बी सी की, तो हमारा जो आंसर बन गया दैट इज y इक्वल्स टू a इज दिस प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द पैराबोला ऑफ y ऑन x, राइट। सो हमने अपने न्यूमेरिकल का पहला पार्ट तो कर लिया, फिट अ पैराबोला, पैराबोलिक ट्रेंड y ऑन x। नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज का क्या मतलब है, ट्रेंड वैल्यूज का मतलब होता है कि जो हमारी इक्वेशन आई, जो हमारे पास आंसर की इक्वेशन आई ये वाली, इस इक्वेशन में अगर हम x की ये वैल्यूज पुट करें जो गिवन है, तो देखो y की क्या ये आती है कि नहीं आती, बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, पैराबोलिक ट्रेंड कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, x की जो गिवन वैल्यूज थी, x की कौन सी वैल्यूज गिवन थी, 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख ली, और y की वैल्यूज कैसे निकालनी है, इक्वेशन में से x की वैल्यूज को पुट करके। तो ये इक्वेशन आई थी हमारी,
ठीक है, इसमें हमने x को पहले 1 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, x को 2 पुट करेंगे तो ये। सो दीज आर द ट्रेंड वैल्यूज़। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये अब देखो, अब आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर थोड़ा क्लियर दोबारा करती हूँ मैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ये जो वैल्यूज़ थी ये वो वैल्यूज़ थी जो हमें गिवन थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। ये जो y की वैल्यूज़ थी x1 2 3 4 5 6 7 पर जो y की वैल्यूज़ गिवन थी, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये वो वैल्यूज़ हैं जिनकी इस तरह स्कैटर डायग्राम बनती है इस तरह की। और जो ये वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन से, ये वाली y की वैल्यू क्या गिवन थी? y की वैल्यू गिवन थी हमें 1 पर 6, और जब हमने इक्वेशन के थ्रू निकाली तो कितनी आई? 6.109। तो एरर कितनी है? 6 माइनस 6.109। मैं सॉल्व नहीं करना, सिर्फ समझा रही हूँ आपको। 0.109 का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में। ये 6.109 वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू है जो इस कर्व पे होगी। ये सारी वैल्यूज़ जो निकली हैं ये उस कर्व की वैल्यूज़ निकली हैं जो बेस्ट फिट है पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट्स टेढ़े मेढ़े थे, हमने कर्व बना ली जो बेस्ट फिट है। सो ये बेस्ट फिट कर्व की वैल्यूज़ हैं, ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। जिसको क्लियर हुआ ठीक है, अदरवाइज ट्रेंड वैल्यूज़ हमने ऐसे निकालनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल या पैराबोला का एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। ठीक है, इसमें हमें x y की वैल्यूज़ की जगह हमें एक कॉलम ईयर की दी हुई है, ईयर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फिट द पैराबोलिक ट्रेंड एंड फाइंड सेल इन 2006। तो सबसे पहले हमने फाइंड सेल, क्या कहा है उसने? फाइंड सेल, यानी सेल ऑन ईयर निकालना है, हमने सेल फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अब हमें ईयर दिया हुआ है 2001 से लेके 2005 तक, और उस ईयर में हर ईयर में कितनी सेल हुई थी इन करोड्स वो भी गिवन है। फाइन, अब देखो हम ईयर की कॉलम को एक्स की कॉलम नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं 2001 2002, ये ईयर के नेम्स हैं, ये वैल्यूज़ तो नहीं है ना। ये जो नंबर्स हैं 2001 2002 से लेके 2005 तक, दीज आर व्हाट? दीज आर द नेम्स ऑफ ईयर। ये जैसे 2020 ईयर चल रहा है तो 2020 इज़ नॉट अ वैल्यू, दैट इज़ द नेम ऑफ द ईयर, ईयर को डिनोट करने का तरीका। सो हम इन वैल्यूज़ में से सबसे पहले एक्स की कॉलम निकालेंगे। सो जब भी हमें न्यूमेरिकल में एक कॉलम ईयर की दी हुई है तो हमने ईयर की कॉलम को डायरेक्टली एक्स नहीं बनाना, बिकॉज दीज आर नॉट द वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ नहीं है, ये क्या है? ये ईयर्स हैं, ये नेम्स ऑफ द ईयर हैं। नोट, ईयर कॉलम कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्स कॉलम बिकॉज 2001 2002 so until 2003 are only names of year and they are not the values. So to find x column what we do as follows. हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पैराबोलिक ट्रेंड का न्यूमेरिकल है तो पैराबोलिक ट्रेंड के न्यूमेरिकल में क्या तरीका यूज़ करना है, हमने मिडल ईयर फाइंड करना है। सो पूरा डाटा में मिडल ईयर कौन सा है? 2003। तो हमने क्या करना है, हर ईयर को मिडल ईयर से माइनस कर देना है तो एक्स की कॉलम आ जाएगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले मिडल ईयर फाइंड किया, दैट इज़ 2003। फिर हमने क्या किया, सारे ईयर्स को मिडल ईयर से माइनस कर देना है। 2001 माइनस 2003, 2002 माइनस 2003, 2003 माइनस 2003 एंड सो ऑन टिल 2005 माइनस 2003। तो उससे हमारे पास एक्स की कॉलम आ जाएगी, और वाई की कॉलम तो हमें गिवन ही है, सेल की कॉलम। तो फिर देखो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ईयर लिख लिया, जो ईयर हमें गिवन था 2001 से लेके 2005 तक। देन हमने ईयर से एक्स की कॉलम बनानी है। कैसे? ईयर माइनस मिडल ईयर। एक बात याद रखनी है, पैराबोला के केस में हमने मिडल ईयर लेना है, उससे सब ईयर्स को माइनस करना है, यानी हर ईयर को हमने 2003 से माइनस करना है। सो 2001 माइनस 2003 इज -2 -1, देन 2003 माइनस 2003 0, 4 माइनस 3 5 माइनस 3। सो ये एक्स की कॉलम आ गई, और सेल की कॉलम जो हमें गिवन थी ये वाली, ये वाई की कॉलम एज सच नोट कर लेनी है, राइट। तो ये अब हमारे पास एक्स और वाई की कॉलम्स आ गई। अब देखो पैराबोला की जर्नल इक्वेशन हमने देखो फाइंड क्या करना है, हमने सेल फाइंड करनी है, यानी हमें y फाइंड करना है। सेल इज़ y, यानी हमने y फाइंड करना है, यानी हमने y ऑन x की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ? बिकॉज हमने सेल फाइंड करनी है, यानी y फाइंड करना है, मीन्स हमने y ऑन x की इक्वेशन निकालनी है। तो y ऑन x की यानी हमने सेल फंक्शन निकालना है, ठीक है। सो y ऑन x की जर्नल इक्वेशन ये है, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिख ली,
नॉर्मल इक्वेशंस के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने टेबल से फाइंड आउट कर ली. हमें सिग्मा वाई चाहिए, एन सिग्मा एक्स, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई, ये सब चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली फ्रॉम द टेबल. ठीक है. सो इसमें मेन था कि ईयर में से एक्स कैसे निकालना है. सो पैराबोला है तो मिडल ईयर ही यूज़ करना है हमेशा पैराबोला के केस में. ठीक है. अब इन इक्वेशंस को कैसे हमने गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, चलो देखते हैं. ठीक है. गॉस एलिमिनेशन मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन किया था, इस न्यूमेरिकल में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको गॉस एलिमिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन स्टेटमेंट्स को लिख लेती हूँ. राइट, मैंने इन स्टेटमेंट्स को लिख लिया और टेबल में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है. व्हाट वाज सिग्मा वाई? सिग्मा वाई इज हियर 12.9, सो मैंने 12.9 लिख दिया. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 5. सिग्मा एक्स इज 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 10, सिग्मा एक्स इज 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 10. सो मैंने क्या किया, मैंने टेबल में से वैल्यूज इन तीनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरी इक्वेशंस ये निकल आई. और मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला बनाने के प्रोसेस को इजी करने के लिए लेट अस सपोज ए बी x1, बी x2 एंड सी बी x3. तो इन इक्वेशंस में से ए बी सी की जगह मैं x1 x2 x3 लिख के इक्वेशंस को दोबारा लिख लेती हूँ. सो मैंने इक्वेशंस को देखो दोबारा लिख लिया, सेम इक्वेशन से दोबारा लिख लिया. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्राइंगुलराइजेशन. और ट्राइंगुलराइजेशन में क्या फर्स्ट स्टेप होता है, to eliminate x1 from all equations that are present after r1, that is from r2 and r3. इसको मैं थोड़ा क्विकली करवाऊंगी बिकॉज हमने रिवाइज कर लिया वो ऑलरेडी. ठीक है. तो इस स्टेप को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r2 एंड नेक्स्ट सब स्टेप क्या आएगा, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3. ये देखो इधर टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम r3. तो क्या होगा, जो x1 होगा वो r2 एंड r3 में से एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करते हैं. फॉर्मूला कैसे बनेगा, किस में से एलिमिनेट करना, R2 में से, तो R2 लिख दिया. क्या एलिमिनेट करना x1, तो R1 लिख दिया. माइनस लगाया, सीक्वेंस क्या बनी 2 1, सो न्यूमरेटर में a21 डिवाइडेड बाय इसको 2 टाइम्स a11. वैल्यूज पुट की, R2 इज दिस, R2 की इक्वेशन लिखी, a21 इज 0, a11 इज 5 एंड R1 लिख दी. फाइन. ऐसे राइट हैंड साइड्स बना लिए. R2 इज 11.3, 0/5 एंड R1 की राइट हैंड साइड 12.9. ठीक है. इक्वेशंस को खोला तो क्या होगा, x1 कट गए. ठीक है. और बाय चांस इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में ना बाय चांस जो x3 है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 x3 है, ये भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर x3 0 हो जाएगा. लेकिन हमने x3 को लिखना है, हमने सिर्फ x1 को एलिमिनेट किया हुआ शो करना है. राइट. बट हमने x3 को लिखना है, हमने 10x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू 11.3. 0x3 जरूर लिखना है बिकॉज हमने x1 को एलिमिनेट करना है. ये चाहे एलिमिनेट हो गया बट इसको 0 से लिख के लिखना है. ठीक है. सो हमने x1 को R2 में से एलिमिनेट कर दिया. अब क्या करना है, हमने अब x1 को R3 में से एलिमिनेट करना है. सो फॉर्मूला क्या होगा, R3 में से करना है, x1 करना है, a31 बाय a11. मैंने R3 पुट की, a31 और a11 कितने हैं, a31 इज 10, a11 इज 5, 10/5. R3 इक्वेशन डाल ली, राइट हैंड साइड्स में भी लगाया वैल्यूज. आप चेक करो, जब खोला तो x1 कट गए, x3 को अलग सॉल्व किया. ठीक है. इसमें बाय चांस x2 0 हो गया. ये 0 क्यों हो रहा है, बिकॉज टेबल में आपने देखा होगा सिग्मा x भी 0 था, सिग्मा x स्क्वायर भी 0 था, इसलिए कुछ वैल्यू 0 आ रही हैं. बट हमने x1 को एलिमिनेटेड शो करना है, जो बाकी चीज़ें अगर एलिमिनेट हो जाती हैं उनको 0 से लिखना है. ठीक है. सो हमने फर्स्ट स्टेप प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया. और जब भी हम कोई स्टेप कंप्लीट करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या करते हैं, हम न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन R2 जो है वो नई वाली लिख दी मैंने, ये वाली जो आई थी 10x2 0x3 वाली, और R3 भी न्यू वाली लिख दी. अब हमने क्या करना है, अब हमने x2 को एलिमिनेट करना है R3 में से, यही करना है ना हमने. ठीक है. तो x2 को, सो मेन स्टेप टू एलिमिनेट x2 फ्रॉम ऑल इक्वेशंस प्रेजेंट आफ्टर R2. सो आफ्टर R2 एक ही है R3. ठीक है. तो हमने x2 को R3 में से एलिमिनेट करना है.
क्या परफॉर्म करना है, R3 में से करना है, X2 करना है, A32 A22 वैल्यूज डाली तो ये नई R3 आ गई। मेन स्टेप कंप्लीट हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया, ठीक है, ट्रायंगुलराइजेशन हो गई। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें से हमने X3 निकाल ली जो कि C थी, X3 को यहाँ पुट किया तो X2 निकल आई, X2 X3 को R1 में पुट किया तो X1 निकल आया। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वैल्यूज ऑफ A, B एंड C, ठीक है। और क्या वैल्यूज आई A, B, C की, 1.48, 1.13, 0.55, देखो यही वैल्यूज आई 1.48, 1। सो इन तीनों इक्वेशंस को गॉस एलिमिनेशन या जॉर्डन यूज़ करके सॉल्व किया तो A, B, C की वैल्यूज़ आ गई, और जो A, B, C की वैल्यूज़ आई वो हमने जर्नल इक्वेशन में लगा देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो A की वैल्यू हमने 1.48 प्लस B इज़ 1.13 प्लस CX², C is 0.55 X²। सो वी गेट द सेल फंक्शन। अब बी पार्ट क्या पूछा गया था, बी पार्ट कहा गया था फाइंड सेल इन ईयर 2006, कि 2006 ईयर में कितनी सेल है। तो सबसे पहले 2006 ईयर की एक्स वैल्यू निकालेंगे, कैसे, जैसे हमने बाकी एक्स वैल्यूज़ निकाली थी मिडिल ईयर से माइनस करके, 2003 से माइनस करके। सो 2006 माइनस 2003 इज 3, सो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। सो हमने y ऑफ 3 फाइंड करना है, यानी जब x की वैल्यू 3 है तब सेल कितनी है। तो हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर ली, राइट। तो हमारे पास आंसर आ गया दिस वन। सो दिस इज़ द सेल इन द ईयर 2006। क्लियर है? दोबारा देखो, 2 बार देखो इस वीडियो को, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर ईयर वाले न्यूमेरिकल्स गिवन है तो हमने सबसे पहले x कैसे निकालना है, ठीक है, और फिर सॉल्व कैसे करना है। फाइन। नाउ हमने स्ट्रेट लाइन फिट कर ली, हमने पैराबोला फिट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज फिटिंग अ ज्योमेट्रिक कर्व, ठीक है। ज्योमेट्रिक कर्व की जर्नल इक्वेशन ये होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स थी, या x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। पैराबोला की थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही ज्योमेट्रिक कर्व की जर्नल इक्वेशन है y इक्वल्स टू a x रेज टू पावर b। फाइन। अब हमने करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है इसे, इस जर्नल इक्वेशन को हमने लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है फॉर्मूला लॉग ऑफ a इंटू बी इज़ लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ x रेज टू पावर b, b बाहर आ गया तो b लॉग x बन गया, मैंने सीधा ही लिख दिया। सो जब हमने लॉग लिया तो इसमें मैंने 2 रूल्स लगाए हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला रूल मैंने क्या यूज़ किया है, फर्स्ट रूल मैंने यूज़ किया है कि लॉग ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ये रूल मैंने कहाँ लगाया है, a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो लॉग ऑफ a प्लस ये वाली टर्म। और दूसरा रूल क्या है, लॉग ऑफ a की पावर b कैन बी रिटन एज, b को बाहर ले आ सकते हैं, लॉग ऑफ a, पावर बाहर ले आओ। तो ये मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। सो ये 2 रूल्स मैंने यूज़ किए हैं। नाउ जितने भी टर्म्स के साथ लॉग है ना, उनको हम सपोज कर लेते हैं कि लॉग ऑफ स्मॉल y को कैपिटल Y कह दो, लॉग ऑफ स्मॉल a को कैपिटल A कह दो, एंड लॉग ऑफ स्मॉल x को कैपिटल X, जो भी लॉग वाली टर्म्स हैं, ठीक है। ये बन गया y, ये बन गया कैपिटल A, ये बन गया कैपिटल X। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। सो कैपिटल Y इक्वल्स टू a प्लस b कैपिटल X, b इज स्मॉल क्योंकि b के साथ लॉग नहीं था। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, ठीक है, और इसकी नॉर्मल इक्वेशंस हमें बनानी आती हैं। स्ट्रेट लाइन मीन्स डिग्री 1, और डिग्री 1 की नॉर्मल इक्वेशंस 2 होती हैं, हमें पता है। सो हमें स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस बनानी आती हैं। सो हमने स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस बना ली, सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, एंड सेकेंड इक्वेशन इज सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए इज़ कैपिटल, बी इज स्मॉल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल में से वैल्यूज़ पुट करके, ये मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रही, थियोरी समझा रही हूँ, ठीक है। किसी तरह कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकाल लेनी है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है।
तो स्मॉल बी की वैल्यू तो हमें चाहिए इक्वेशन में, वो हम पुट कर देंगे, और हमें स्मॉल ए की वैल्यू चाहिए, ना कि हमें कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए। तो रिलेशन क्या था, कैपिटल ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। सो स्मॉल ए इज एंटी, सिंस कैपिटल ए इज लॉग ऑफ स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए हमारे पास था तो उससे स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल बी आ गया, तो जर्नल इक्वेशन में बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। और क्लियर समझने के लिए लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल समझते हैं, राइट। द न्यूमेरिकल इज फिट द कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ax रेज़्ड टू पावर b फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस तरह का कर्व फिट करना है। टेबल हमें x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ गिवन है। नाउ द कर्व इज दिस, इसका लॉग ले लो दोनों साइड्स पे, क्या बन गया, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस b लॉग x। लॉग वाली टर्म्स को कैपिटल लेटर्स से एज्यूम कर लो, कैपिटल Y, कैपिटल A, कैपिटल X, ठीक है, एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, b स्मॉल a इज कैपिटल, ठीक है। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बना ली, ठीक है। सिग्मा कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल Y, सिग्मा कैपिटल Y इक्वल्स टू n a प्लस b सिग्मा x एंड सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू a सिग्मा x b सिग्मा x स्क्वायर। नॉर्मल इक्वेशंस की प्रैक्टिस आपको हो गई होगी बनानी, ठीक है। अब टेबल में देखो हमें क्या क्या, हमने टेबल एज सच नोट कर लिया, स्मॉल x स्मॉल y हमें गिवन थे, हमने नोट कर लिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिग्मा ऑफ कैपिटल Y चाहिए। कैपिटल Y क्या है, लॉग ऑफ स्मॉल y। तो सबसे पहले हमने कैपिटल Y की कॉलम बनानी है, कैसे, लॉग ऑफ स्मॉल y से, यानी कि लॉग ऑफ 332, लॉग ऑफ 436.5, लॉग ऑफ 550 एंड सो ऑन। तो ये कैपिटल Y की कॉलम बन गई, इसका सिग्मा ले लिया तो सिग्मा Y आ गया। n हमारे पास 4 है, a तो फाइंड करना है, कांस्टेंट है, प्लस b भी फाइंड करना है। वी नीड सिग्मा x, सिग्मा कैपिटल x, कैपिटल x इज व्हाट, कैपिटल x इज लॉग ऑफ स्मॉल x। तो x की कॉलम का भी लॉग लेना है, राइट, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 12, लॉग ऑफ 14, लॉग ऑफ 16 टू फाइंड द कॉलम ऑफ कैपिटल x। और हमें कैपिटल x का सिग्मा चाहिए, कैपिटल x का सिग्मा हमने निकाल लिया। और हमें क्या चाहिए, x इंटू वाई चाहिए, तो कैपिटल x इंटू कैपिटल y की कॉलम का सिग्मा निकाल लिया। और हमें क्या चाहिए, x स्क्वेयर, सो कैपिटल x की स्क्वेयर निकाल ली, उसका सिग्मा निकाल लिया। वैल्यूज़ को पुट किया नॉर्मल इक्वेशंस में, सॉल्व किया अपने तरीके से, और क्या आ गया, मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने पहली इक्वेशन में से a निकाल लिया, कैसे, 4a इधर रहने दिया, इसको इधर ले आई, तो ये बन गया 10.7289 माइनस 4.42b डिवाइडेड बाय 4, 4 को डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू आ गई। जो a की वैल्यू आई वो मैंने इस कॉलम में सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर दी, तो सब कुछ b की टर्म्स में हो गया और b फाइंड कर लिया। मतलब आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो मेथड आपको ईजी लगता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो करने के बाद b मेरे पास इतना आ गया, b की वैल्यू फिर से मैंने इक्वेशन में डाली तो मेरे पास कैपिटल a आ गया, ठीक है। कैपिटल A से मुझे अब मेरी जो नॉर्मल इक्वेशन थी, जो जर्नल इक्वेशन जो मेरी थी, उसमें मुझे स्मॉल a और स्मॉल b चाहिए था। मेरे पास स्मॉल b तो आ गया, बट मेरे पास कैपिटल A आया है, तो कैपिटल A से स्मॉल a कैसे निकालेंगे, कैपिटल A इज़ लॉग ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल a इज़ एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। तो मैं स्मॉल a कैसे निकालूंगी, जो मेरे पास कैपिटल A आया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद उसको मैं एंटी लॉग कर दूंगी तो मेरे पास स्मॉल a आ जाएगा। तो इक्वेशन में स्मॉल a डाला, b डाला, तो मेरे पास आंसर आ गया, फाइन। और अच्छे से समझने के लिए ज्योमेट्रिक कर्व का एक और एग्जांपल लेते हैं। फिट द कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ax रेज़्ड टू पावर b। इसमें अब ईयर वाली कॉलम गिवन है, ईयर वाला न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें x सीधा नहीं दिया होता और हमने x निकालना होता है ईयर से। मैंने आपको पैराबोला का ईयर वाला न्यूमेरिकल करवाया था और मैंने कहा था पैराबोला के केस में ईयर कैसे निकालते हैं, मिडिल ईयर से माइनस करके, फाइन। लेकिन ज्योमेट्रिक कर्व में अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें देखो जब हमने इस इक्वेशन का लॉग लेना है तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस b लॉग ऑफ x, यानी x के साथ लॉग लगेगा, समझे बात मेरी। यानी हमें स्मॉल x की कॉलम का लॉग लेना पड़ेगा कैपिटल X निकालने के लिए, जैसे हमने इस न्यूमेरिकल में किया था। क्या किया था, कैपिटल X निकालने के लिए लॉग ऑफ स्मॉल x की कॉलम चाहिए ना,
अब आपको ये भी पता है कि लॉग जो होता है ना तो हम नेगेटिव नंबर का लॉग निकाल सकते हैं ना ही हम ज़ीरो का लॉग निकाल सकते हैं। इसका मतलब x की कॉलम में ना तो ज़ीरो आना चाहिए ना ही नेगेटिव नंबर आना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? इट मीन्स हम कौन से ऐसे ईयर से माइनस करें कि ना तो x की वैल्यू ज़ीरो आए ना नेगेटिव आए। तो एक रूल याद रखो कि ज्योमेट्रिक कर्व के केस में आपने कौन से ईयर से माइनस करना है, जो फर्स्ट ईयर है उससे पिछला ईयर। जो फर्स्ट ईयर है कितना 1991, इससे पिछला ईयर कितना होता है 1990। सो हमने 1990 से ईयर को माइनस करके एक्स की कॉलम बनानी है ताकि कोई भी ईयर ना तो नेगेटिव आए ना ही ज़ीरो आए। फाइन। सो हमें ईयर की कॉलम गिवन है, हमने एक्स की कैसे निकाली, ईयर माइनस 1990। क्लियर हुआ? इसमें हमने मिडिल ईयर क्यों नहीं लिया? इसमें हमने मिडिल ईयर इसलिए नहीं लिया बिकॉज उससे कुछ टर्म्स ज़ीरो हो जाती, कुछ टर्म्स नेगेटिव हो जाती और हम उसका लॉग नहीं ले पाते फिर, है ना। तो ज्योमेट्रिक कर्व पैराबोला में तो चल गया, उस केस में तो चल गया, लेकिन ज्योमेट्रिक कर्व के केस में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज तो हमने x की 1990 से माइनस कर दिया ईयर को, तो x की कॉलम बन गई। स्मॉल y भी हमें गिवन है, सेल की कॉलम स्मॉल y है। ठीक है, अब ये नॉर्मल इक्वेशन जर्नल इक्वेशन है हमारी। जर्नल इक्वेशन का लॉग ले लो दोनों साइड्स पे, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस b log x। जो लॉग वाली टर्म्स हैं उनको कैपिटल से रिप्लेस कर दो, कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस B कैपिटल X। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिख दी। अब नॉर्मल इक्वेशंस बताती हैं कि हमें क्या क्या चाहिए टेबल में से। वी नीड सिग्मा ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल Y क्या है? कैपिटल Y है लॉग ऑफ स्मॉल y। तो स्मॉल y का लॉग ले लिया, कैपिटल Y की कॉलम आगे उसका सिग्मा ले लिया। कैपिटल X का सिग्मा चाहिए तो कैपिटल X की कॉलम कैसे आएगी? लॉग ऑफ स्मॉल x। ठीक है, एक्स वाई चाहिए तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। देन सिग्मा एक्स हमारे पास है, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स की कॉलम का स्क्वायर ले लिया, उसका सिग्मा कर लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, आपको प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, फिर सारी वैल्यूज़ को टेबल से इसमें पुट कर लिया दोनों नॉर्मल इक्वेशंस में। कैपिटल ए और स्मॉल बी को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद तो स्मॉल बी आएगा 2.499, capital A comes to be 1.6997. Now from this capital A we need to find small a। कैसे? एंटी लॉग ऑफ कैपिटल A। सो कैपिटल A का एंटी लॉग करेंगे, 50.08 आ गया। सो A स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यूज़ को हम जो हमारी जनरल इक्वेशन थी दिस वन, इस जनरल इक्वेशन में हम स्मॉल a और स्मॉल b डाल देंगे। सो दैट इज़ द आंसर, राइट। तो इसमें भी मेन यही था कि ईयर में से x कैसे निकालना है, और मेन चीज़ ये थी बिकॉज x के साथ लॉग लगना है, इसीलिए x की कॉलम में ना तो ज़ीरो होना चाहिए ना ही कोई नेगेटिव नंबर। फाइन। तो ये सब बेटा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व्स। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक कर्व थी, ज्योमेट्रिक कर्व कि जर्नल इक्वेशन वाज y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू पावर b। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल कर्व की दो जर्नल इक्वेशंस हैं। वन इज़ y इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर x, इसमें x जो है वो पावर में है, एंड सेकेंड इज ए ई रेज टू पावर बी एक्स। ये दोनों एक्सपोनेंशियल कर्व की जर्नल इक्वेशंस हैं। करने का तरीका सेम वैसा ही है, लॉग लेना है, जौन सी चीज़ें लॉग वाली हैं उनको कैपिटल से सपोज कर लेना है। ठीक है, देन नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड कर लेनी है, टेबल में से वैल्यूज़ पुट करनी है, मींस करने का मेथड वही है। सो लेट अस डिस्कस वन न्यूमेरिकल। फिट द कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर x, राइट। द टेबल इज़ गिवन, अब ये भी ईयर वाला ही टेबल है। तो देखते हैं क्या करना है। हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस x log b। जो लॉग वाले हैं उनको कैपिटल सपोज कर लिया, सो बिकम्स कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस स्मॉल x कैपिटल B। अब देखो x के साथ लॉग नहीं है, ठीक है, क्योंकि x पावर थी बाहर आ गई, तो x के साथ लॉग नहीं है। इसका मतलब हम x में ज़ीरो लगा सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज x का लॉग लेना ही नहीं है, हमें स्मॉल x ही रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस B स्मॉल x। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगी?
सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा स्मॉल एक्स एंड सिग्मा स्मॉल एक्स कैपिटल वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा स्मॉल एक्स प्लस बी सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वेयर। यही नॉर्मल इक्वेशंस बनी। सो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। वी नीड द सिग्मा ऑफ कैपिटल वाई एंड व्हाट इज़ कैपिटल वाई? कैपिटल वाई इज़ लॉग ऑफ स्मॉल वाई। तो हमारे पास स्मॉल वाई की कॉलम थी, उससे हमने कैपिटल वाई निकाल लिया, पहली बात, ठीक है। व्हाट एल्स वी नीड इन द नॉर्मल इक्वेशंस, मैं दोनों को साथ में रखती हूँ। नॉर्मल इक्वेशंस में हमें n चाहिए, n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, दे आर 5, वी हैव 5 नंबर ऑफ टर्म्स। वी नीड सिग्मा स्मॉल एक्स का सिग्मा चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास तो ईयर की कॉलम है, उसको हम एक्स की कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि ईयर की कॉलम को हम एक्स की कॉलम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ईयर जो 2020 है या 1998 है, ये ईयर के नेम्स हैं, ये वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है। और साथ में इतना हमें पता है कि यहाँ पर एक्स के साथ लॉग नहीं लगा हुआ, तो हम एक्स में ज़ीरो भी ला सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ला सकते हैं कॉलम में। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें हम नेगेटिव नंबर नहीं लाते, हम कोशिश करते हैं नेगेटिव नंबर ना आए। हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ईयर से माइनस करेंगे? फर्स्ट ईयर से। तो ये रूल्स हैं। पहला रूल, पैराबोला के केस में क्या था, अगर ईयर वाला न्यूमेरिकल आता है तो हम हमेशा मिडिल ईयर यूज़ करेंगे माइनस करने के लिए। नंबर 2, जब हमने ज्योमेट्रिक कर्व किया था उसमें हमने देखा था कि एक्स के साथ लॉग आता है, तो ना तो हम ज़ीरो ला सकते हैं, ना ही हम नेगेटिव नंबर ला सकते हैं एक्स की कॉलम में। तो हमने कौन सा ईयर से माइनस किया था? जो पहला ईयर है उससे एक पिछला, 1991 था ना फर्स्ट ईयर, तो हमने 1990 से माइनस किया था ताकि सारे नंबर्स पॉजिटिव आएँ। एक्सपोनेंशियल कर्व के केस में आपने याद रखना है कि हमने फर्स्ट ईयर से माइनस करना है, जो पहला ईयर है, ठीक है। द फर्स्ट ईयर इज़ 1998, सो 1998 से माइनस करेंगे। तो एक्स की कॉलम कैसे बनी? जितने ईयर हैं सब 1998 से माइनस कर देंगे। सो 1998 माइनस 1998 0, 99 माइनस 98 1 2 3 4। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आ जाएगा। हमारी इक्वेशन में एक्स इज स्मॉल बट वाई इज़ कैपिटल। कैपिटल वाई मीन्स लॉग ऑफ स्मॉल वाई, और एक्स का लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स का लॉग है ही नहीं, ठीक है। सो हमें सिग्मा एक्स निकाल लिया हमने। सिग्मा नॉर्मल इक्वेशंस देखते हैं। व्हाट वी नीड सिग्मा ऑफ कैपिटल वाई, सो हमने निकाल लिया इस कॉलम से। वी नीड सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स यहाँ से इसका सिग्मा निकाल लिया। सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई, सो दिस कॉलम इंटू कैपिटल वाई, ठीक। इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ठीक है। देन एक्स स्मॉल एक्स का स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर निकाल लिया। ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया, किसी तरीके से सॉल्व किया, तो हमारे पास कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों आ गए, ठीक है। कैपिटल ए कम्स टू बी दिस, कैपिटल बी कम्स टू बी दिस, राइट। बट व्हाट वी नीड फॉर द जर्नल इक्वेशन, वी नीड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो स्मॉल ए निकालने के लिए कैपिटल ए वॉज लॉग ऑफ स्मॉल ए, सो स्मॉल ए इज एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। सो एंटी लॉग ऑफ दिस इट कम्स टू बी दिस, सो स्मॉल ए इतना आ गया एंड कैपिटल बी इज़ लॉग ऑफ स्मॉल बी, सो स्मॉल बी क्या हुआ? एंटी लॉग ऑफ कैपिटल बी, सो उसका भी निकाल लिया, तो स्मॉल बी भी आ गया। और हमने क्या किया, जस्ट इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो दैट इज़ द बेस्ट फिट कर्व, हमने कर्व फिट कर दी, ठीक है। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व का। अब देखो ये an experiment gave following values between time taken and velocity of a turbine. Time taken and velocity, इसकी कॉलम दी हुई है हमें एक्स वाई कुछ नहीं दिया हुआ, हमें उसकी जगह एक वेलोसिटी की कॉलम दी हुई है और एक टाइम टेकन की दी हुई है। और हमें कहा गया वी हैव टू फिट द कर्व ऑफ दिस फॉर्म, v इक्वल्स टू ए टी रेज टू पावर b। v क्या है? वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। और a भी क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी इक्वेशंस को एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल V को स्मॉल x कह देते हैं और T को y कह देते हैं। ये x की कॉलम बना लेते हैं, ये y की कॉलम, ताकि हमें इजी लगे, एक्स वाई के टर्म्स में काम करना इजी लगे। तो ये कर्व कैसे बन गई? कर्व हो गई, v की जगह x लिख दिया, t की जगह y लिख दिया, तो ये कर्व हमने फिट करनी है, x इक्वल्स टू ए वाई रेज टू पावर b। तो लॉग ले लो दोनों साइड्स पे, ठीक है। हमने लॉग लिया दोनों साइड्स का, ये बन गया लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस b लॉग ऑफ y।
स्मॉल्स को कैपिटल, डॉग वालों को कैपिटल से रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एक्स, कैपिटल ए, कैपिटल वाई, तो ये इक्वेशन बन गई। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाई। तो जो जो हमें टेबल में से चाहिए, इसको मैं फास्ट करवाऊंगी बिकॉज बहुत बार समझा चुकी हूँ। हमें जो जो चाहिए हमने टेबल में से फाइंड आउट कर लिया, इसमें पुट किया। पुट करने के बाद हमने कैपिटल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यूज़ फाइंड की। कैपिटल ए इतना आया, स्मॉल बी इतना आया। हमें स्मॉल बी और स्मॉल ए चाहिए, तो कैपिटल ए से एंटी लॉग लेके स्मॉल ए निकाला, स्मॉल ए आ गया। तो ए और बी की वैल्यूज़ जस्ट इक्वेशन में पुट की, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब इसमें मैंने आंसर ये लिख दिया। एक्चुअली आंसर मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। एक्स क्या था? एक्स है कैपिटल वी। तो मेरा आंसर क्या बना? कैपिटल वी इक्वल्स टू 699.8 एंड वाई की जगह क्या था? टी रेज टू पावर माइनस 0.1697 जो बी की वैल्यू है। सो दिस इज़ एक्चुअली माई आंसर। मैं इसको ठीक कर लूँगी। सो ये मेरी कर्व जो है ये वाली इतनी, दिस इज़ माई आंसर। ये ऊपर वाला नहीं है, ठीक है? और फाइन। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल। ये लास्ट न्यूमेरिकल है क्योंकि जो हमारी एक्सपोनेंशियल कर्व थी उसका ये भी एक जर्नल फार्मूला है। इस फार्मूले की मैंने अभी आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया जिसमें ई एक्सपोनेंट आ जाता है, तो इसका भी एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? सो लेट अस डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल। The numerical is from the following table fit the curve of the form y equals to a e raised to power bx। जिस मर्जी तरह की कर्व आ जाए, तरीका क्या है कि आपने लॉग लेना है, आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है? सो क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस bx बाहर आ गया और क्या आ गया? log ऑफ e, ठीक है? अब जो कैपिटल्स हैं, अब हमने करना क्या है? हमने ना अब यहाँ पे हमने ये log e, एक्चुअली जो e होता है ना ये एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट ना एक मैथ्स में कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। e की वैल्यू क्या है ये याद कर लो हमेशा। e की वैल्यू इज़ 2.7183। आपका कैलकुलेटर है आपके पास, अगर साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कई बार ना e नाम का बटन होता है। e आप ई बटन को प्रेस करके इक्वल्स टू प्रेस करो तो ये वैल्यू आएगी। ये ई की फिक्स्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ई इज़ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है? तो क्या करा हमने बी लॉग ई को कैपिटल बी सपोज कर लिया, बी लॉग ई को कैपिटल बी सपोज कर लिया और एक्स ले लिया, ठीक है? तो इक्वेशन क्या आई? ये चीज़ बन गई कैपिटल वाई, ये चीज़ बन गई कैपिटल ए, और बी लॉग ई को हमने कैपिटल बी सपोज किया। एक्सपोनेंट वाले सम में आपने ऐसे करना है, आपने लॉग ई को भी बी के साथ अटैच करके उसको कैपिटल बी सपोज करना है। तो स्टेटमेंट ये बन गई। फिर तरीका वही है, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस निकाल ली। नॉर्मल इक्वेशंस में से हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ें हमने टेबल में से निकाल ली, ठीक है? और इसमें भी देखो क्योंकि ये न्यूमेरिकल है एक्सपोनेंशियल कर्व का, ठीक है? और एक्सपोनेंशियल कर्व के न्यूमेरिकल में हम फर्स्ट ईयर से माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है? सो हम 1998 से माइनस करके एक्स की कॉलम को निकालेंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको ज़्यादा मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है बिकॉज बार बार वही चीज़ें हैं, ठीक है? सो जैसे भी करके हमने ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है? तो हमारा सॉल्व करने के बाद बेटा कैपिटल ए आया इतना एंड कैपिटल बी कम्स टू बी दिस, ठीक है? अब देखो हमने स्मॉल ए चाहिए, तो स्मॉल ए क्या करेंगे? हम एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए करेंगे, ठीक है? तो कैपिटल ए का हमने एंटी लॉग किया तो हमारे पास स्मॉल ए आ गया 25.09। यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन बी में थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि जो कैपिटल बी थी दैट इज़ स्मॉल बी इंटू लॉग ई। याद है आपको? हमने कैपिटल बी को स्मॉल बी इंटू लॉग ई लिया था, इसको लिया था। तो देखो अब क्या करना है हमने, ठीक है? कैपिटल बी इज़ दिस, हमने स्मॉल बी निकालनी है, तो स्मॉल बी इज़ कैपिटल बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई, और ई की फिक्स्ड वैल्यू है 2.7183, तो 2.7183 का लॉग ले लेंगे, ठीक है? और कैपिटल बी हमारा इतना था, इसका लॉग लेके डिवाइड करके तो स्मॉल बी इतना आ गया। बस इतना डिफरेंस है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ बेस्ट फिट। सब न्यूमेरिकल्स करने का तरीका एक ही है, ज्योमेट्रिक कर्व हो जाए, एक्सपोनेंशियल कर्व हो जाए, चाहे किसी भी तरह की कर्व आ जाए,
पहले लॉग ले लो, लॉग वाली टर्म्स को कैपिटल्स से सपोज कर लो, हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन की 2 नॉर्मल इक्वेशंस बना लो, नॉर्मल इक्वेशंस में जो जो चीज़ें चाहिए टेबल में से निकाल लो और ए और बी निकाल लो। जब ए और बी निकल आए उसको जर्नल फॉर्म में डाल दो, जर्नल इक्वेशन में डाल दो, दैट विल बी द आंसर। फाइन, इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। ओके, थैंक यू।